तो हम लोग बात करते हैं किसकी, टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी शब्द जो है ये किसने दिया, डी कैंडोली ने। ये जो वर्ड है वो किसने दिया, डी कैंडोली ने दिया। ये वर्ड जो है किसने दिया था, डी कैंडोली ने दिया। टैक्सोनॉमी शब्द, टैक्सोनॉमी वर्ड जो है वो डी कैंडोली ने दिया। किसने दिया, डी कैंडोली ने। देखिए एक सवाल बहुत कंफ्यूज करता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। एक्चुअली में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का क्रेडिट तो जाता है अरस्तु को, एरिस्टोटल को, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी की जब भी बात करेंगे तब आप लोग किसका नाम लेंगे, तब आप लोग किसके लिए बताएंगे, किसका, कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉन लीने। क्या है, कार्ल वॉन लीने, या क्या बताएंगे आप लोग, कैरोलस लीनियस। क्या बताएंगे बच्चों, कैरोलस लीनियस। तो टैक्सोनॉमी की बात करें तो डी कैंडोली ने बताया। यहीं पर अगर आप लोग बात करें कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर अगर एरिस्टोटल नहीं दिया हुआ है तो फिर किसको टिक कर सकते हैं, कैरोलस लीनियस को। ठीक है ना। तो यहां पर टैक्सोनॉमी वर्ड की बात करें तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक कौन है बच्चों, अरस्तु। अरस्तु को क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। कौन है बच्चों, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। तो यहां पर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो यहां पर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते ही किसका नाम आ जाता है, यहां पर आप लोग बताएंगे अरस्तु या एरिस्टोटल, अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं इसको। एक बार मुझे याद आता है कि एस के कॉलेज के अंदर एग्जाम ड्यूटी चल रही थी तो उसमें ये सवाल कोई सामान्य परीक्षा में पूछा हुआ था और वहां पर अंग्रेजी को हिंदी में एरिस्टोटल लिख दिया। अब बच्चे कंफ्यूज, हम तो अरस्तु पढ़ते हैं और वैसे इसका नाम एरिस्टोटल है और हमने इसको क्या बना दिया, अरस्तु बना दिया। ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल या अरस्तु, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। अगर ऑप्शन के अंदर अरस्तु नहीं है तो किसको टिक करेंगे, कैरोलस लीनियस को करेंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोग जब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो भैया ये टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी दो चीजों से डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। दो पार्ट कौन कौन से, एक तो पढ़ते हैं साहब क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं जी, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। एक करते हैं फिर हम उसका नॉमेनक्लेचर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण एवं नामकरण किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। लिख लीजिए, मैं नोट करवा देता हूं। तो टैक्सोनॉमी की बात करें तो क्लासिफिकेशन और आप लोग क्या बताएंगे, नॉमेनक्लेचर। विज्ञान की, लिख लो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का नामकरण एवं वर्गीकरण करते हैं, नामकरण एवं वर्गीकरण करते हैं, क्या कहलाता है जी, टैक्सोनॉमी कहलाती है। अब यहां पर हम लोग टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बच्चों यहां पर बताएंगे
स्पीसीज। क्या है? स्पीसीज है। तो टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई जो है वो आप क्या बताएंगे? स्पीसीज बताएंगे। वर्गीकी। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज, या क्या कहेंगे इसको? जाति। क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। अब साहब स्पीसीज को हम कैसे परिभाषित करते हैं? बहुत बार परीक्षाओं में केवल स्पीसीज की डेफिनेशन ही पूछी जाती है। अगर हम स्पीसीज को डिफाइन करें तो स्पीसीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इधर ध्यान दीजिए सब एक बार। देखिए स्पीसीज को यदि हम लोग एक्सप्लेन करें तो जीवों का ऐसा समूह जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है। सामान्य रूप से हम लोग उसको क्या कह देते हैं? जाति कह देते हैं। ठीक है। अब जाति की परिभाषा को अगर थोड़ा सा और बढ़ाया जाए अकॉर्डिंग टू मेयर, मेयर ने क्या कहा? मेयर ने कहा जीवों का ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन करता है, आपस में तो रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन दूसरी जाति के जीवों से रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड हो। ठीक है ना। और यदि गलती से रिप्रोडक्शन करवा भी दिया और यदि कोई ऑफ स्प्रिंग अगर पैदा भी हो गई, तो जैसे खच्चर है, पर खच्चर अपने समान खच्चर उत्पन्न नहीं कर सकता। जीव का कैरेक्टर क्या है? कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसका मूल कैरेक्टर है रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना। तो यहां पर कोई भी जीवों का ऐसा समूह जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, क्या बोलेंगे? जाति। मेयर के अकॉर्डिंग जाति को कैसे परिभाषित करेंगे? जीवों का ऐसा समूह जो दूसरी जाति के जीवों से रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड हो, जननिक रूप से पृथकरत हो। क्या बताया बच्चों मैंने? जननिक रूप से पृथकरत हो तथा एक समान जीन पूल रखता हो। क्या बताया मैंने आपको? एक समान जीन पूल रखता हो। जैसे हम सब के अंदर, जैसे मेरे अंदर, मेरी सेल में क्रोमोसोम 2n=46, आप सब में भी क्या है? 46 है। 2n= कितना है? 46। हम सारे के सारे सेपियंस है, होमोसेपियंस है। ठीक है। इसी तरह से भाई घोड़ा है, गधा है, सबके अंदर क्रोमोसोम का नंबर एक फिक्स है कि भाई 2n बराबर इतना होता है। और वो दूसरी जाति के जीवों के साथ में कैसा व्यवहार दर्शाएंगे? रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड रहेंगे, लेकिन अपनी जाति की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक समान जीन पूल रखते हैं। क्या रखते हैं? एक समान जीन पूल। मतलब जीन पूल क्या होता है? किसी विशेष स्थान पर, जैसे मैं कहूं कि प्रयास कोचिंग का ये जो आपका रूम नंबर है 14, इसके अंदर ये जितने होमोसेपियंस बैठे हुए हैं, अगर इनकी सबकी टोटल जीन को जोड़ दिया जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा? जीन पूल। तो हम कहते हैं कि प्रयास कोचिंग का 14 नंबर का जो रूम है उसका जीन पूल कितना होगा। तो यहां पर जितने स्टूडेंट और मैं सबको अगर मिलाकर जोड़ दिया जाए, जो जितनी जीन होंगी वो उसका क्या कहलाएगा? जीन पूल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले लिखो आप जाए, जीवों का ऐसा समूह, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का ऐसा समूह जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जाति कहलाता है, स्पीसीज कहलाते हैं। जाति शब्द किसने दिया था? जॉन रे ने। लिख लो, जाति शब्द किसने बताया था? जॉन रे। स्पीसीज वर्ड किसने दिया बच्चों? जॉन रे। कौन? जॉन रे।
फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू मेयर, अकॉर्डिंग टू मेयर, मेयर के अनुसार। ऊपर लिख लीजिए बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। लिख लिया आपने, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज लिखिए। मेयर के अनुसार जीवों का ऐसा समूह, मेयर के अनुसार जीवों का ऐसा समूह जीवों का ऐसा समूह जो दूसरी जाति के जीवों से, दूसरी जाति के जीवों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, जननिक रूप से पृथकरत हो, जननिक रूप से पृथकरत हो, रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड हो, रिप्रोडक्टिवली रूप से बच्चों क्या हो, आइसोलेटेड हो, तथा एक समान जीन पूल रखता हो, तथा एक समान जीन पूल रखता हो, तथा एक समान जीन पूल रखता हो। लिख लिया सबने। अब इसी को हम कैसे कर सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, विच आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड हैविंग और शेयर ए कॉमन जीन पूल, जो एक कॉमन जीन पूल को शेयर करते हो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बच्चों, स्पीसीज। तो स्पीसीज का जो कंसेप्ट है बहुत सरल है, ये परीक्षा में सीधी परिभाषा आती है और ये पूछते हैं कि भैया ये क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है, अकॉर्डिंग टू मेयर बताएंगे। क्या बताएंगे, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, फटाफट आप लोग बोलिए मेरे साथ साथ। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, अच्छा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अच्छा फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अच्छा टैक्सोनॉमी में क्या क्या दो चीजें स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन और नॉर्मल। मैं जैसे आपको उदाहरण देता हूं, आप लोग किचन में काम करते हैं, आप लोग क्या करते हो किचन के अंदर, आप लोग करते हो कि भैया सब्जी बनाने के जो मसाले हैं वो सारे एक जगह हो, चाय बनाने की जो सामग्री है वो एक जगह हो, करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। तो अब ये सब जैसे अलग अलग इनको हम लोग वहां करते हैं, आटा अलग रखा जाता है, तो इसका मतलब आपने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। फिर क्या करते हो, उनके ऊपर स्टिकर चिपका देते हो कि साहब इसमें काली मिर्च है, इसमें नमक है, इसमें ये है, इसमें ये, करते ही है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट डब्बा हो तो वो वैसा दिख जाता है, लेकिन मान लो हमारे जैसा कोई अनाड़ी हो तो वो तो स्टिकर चिपका लेते हैं कि भैया इसमें ये है, इसमें ये रखा है, उठाया डाला। नहीं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो कि डालना तो बुरा चीनी होता है, उठा के नमक डाल देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि क्लासिफाई करना, फिर उसको क्या करना, नोमेनक्लेचर कर देना। बात समझ में आ गई, आगे चलिए। फिर बताया साहब स्पीसीज क्या है, स्पीसीज शब्द किसने दिया, जॉन रे ने। स्पीसीज क्या है, टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जाति की क्या नाम है, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई होती है जाति, क्या होती है, स्पीसीज। फिर हम लोग बताते हैं कि जाति की परिभाषा अपने समान जीवों की को उत्पन्न करना, और ये हर जीव का कैरेक्टर है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सबका कैरेक्टर ये, ठीक है ना। फिर बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है स्पीसीज का, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ये कहता है कि ऐसे जीवों का समूह जो दूसरी जाति के जीवों से तो रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड हो, ठीक है ना,
और एक समान जीन पूल रखता हो, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्लियर सबको अच्छे से? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब आगे आइए, देखिए एक शब्द आता है स्पेशिएशन, जाति उद्भवन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जातियों की उत्पत्ति। जातियों का निर्माण नहीं होता, जातियों की उत्पत्ति होती है। क्या बताएंगे? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगली बात समझ में? आरएस में सवाल पूछा गया था, स्पेशिएशन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और भी ऑप्शन थे, तो सही आंसर क्या होगा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और हिंदी में भी क्या लिखा था? स्पेशिएशन लिख दिया, ठीक है ना। कंफ्यूज ऐसे ही करते हैं। अब देखिए स्पेशिएशन की बात करें तो दो प्रकार का नॉर्मली हम पढ़ते हैं। एक तो होता है सिम्पैट्रिक, इनकी परिभाषाएं आती हैं परीक्षा में, कुछ नहीं आता। एक क्या होता है? पैरापैट्रिक स्पेशिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन और पैरापैट्रिक। इसके नीचे सिम्पैट्रिक में लिखो। देखिए सिम्पैट्रिक स्पीसीज क्या है, अगर हम लोग या स्पेशिएशन की जगह स्पीसीज लिख दो, सिम्पैट्रिक स्पीसीज और एक पैरापैट्रिक स्पीसीज। सिम्पैट्रिक स्पीसीज क्या है? लिखिए जीवों का ऐसा समूह, जीवों का ऐसा समूह, जीवों का ऐसा समूह जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो। जीवों का ऐसा समूह जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो। जीवों का ऐसा समूह जो एक, बहन जी इसको ऐसे लिख लेते हैं, दो दो लाइन में दोनों तरफ ही आ जाता। इससे क्या होता है कि कोई चीज कंपैरिजन करते हैं ना तो वो अपनी आई पर डायरेक्ट आ जाती है, नहीं तो फिर उसको अलग अलग पढ़ते हैं ना तो फिर समझने में टाइम लगता है, इसीलिए ये तुलना की जाती है, ठीक है ना। बाकी आपका मन है जैसा चाहे लिख सकते हैं। सिम्पैट्रिक स्पीसीज में क्या लिखा? जीवों का ऐसा समूह जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, मतलब जीवों का ऐसा ग्रुप जो सेम जियोग्राफिकल कंडीशन में रहता हो, सेम जियोग्राफिकल कंडीशन में रहता हो। मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन तो क्या है? सेम है। जियोग्राफिकल कंडीशन तो क्या है? सेम है, लेकिन जाति क्या हो गई? अलग हो गई। जियोग्राफिकल कंडीशन तो क्या है? सेम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम लोग भी होमोसेपियंस है, इंग्लैंड में रहने वाला भी होमोसेपियंस है। ये क्या एग्जांपल है? नहीं, वो भी स्पीसीज है, वो भी है, वो तो एक ही स्पीसीज है। आप उसको स्पीसीज अलग थोड़ी है वो। क्यों जी अशोक जी क्या कहोगे? भाई जियोग्राफिकल कंडीशन तो अलग है, लेकिन अगर उस स्पीसीज का रिप्रोडक्शन यहाँ के व्यक्ति से करवाया जाए तो क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? और जो बच्चा पैदा होगा क्या वो फर्टाइल नहीं होगा? होता है क्या? तो फिर तो ये तो कंडीशन काम ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। देखिए जब जाति की उत्पत्ति होती है उस समय क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है भौगोलिक क्षेत्र, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे यहां ये कोई स्पीसीज रह रही थी, ये कोई स्पीसीज रह रही थी, यहां पर क्या रह रही थी? स्पीसीज रह रही थी। मान लीजिए ये कोई स्पीसीज ए यहां पर रह रही थी। अब क्या हुआ कि कोई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या मैं यूं कह दूं कि कोई ग्लेशियर आकर गिर गया, कुछ भी हुआ हो,
तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी ऐसी दरार खिंच गई। ठीक है, कुछ मेंबर तो इधर रह गए और कुछ मेंबर इधर रह गए। अब क्या हुआ, इसकी कंडीशन अलग हो गई, इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या हो गई, अलग हो गई। कंडीशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो धीरे धीरे ये कोई नई दूसरी जाति A1 में परिवर्तित हो गया और ये कोई नई जाति किस में परिवर्तित हो गया, A2 में हो गया ना। किसके साथ, समय के साथ। अब A1 को और A2 को यदि पास में लाएं तो ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी। क्यों, एक बहुत लंबे टाइम तक आपने क्या कर दिया, सेपरेट हो गई है। सेपरेट होने के कारण इसने क्या किया, अपना भौगोलिक क्षेत्र एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो गई, ये अपने के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो गई। तो इस कारण क्या हुआ, A1 अलग और A2 क्या हो गया, अलग हो गया। तो नई स्पीसीज बन गई। तो यहां पर जो है जियोग्राफिकल कंडीशन तो वही है, लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बड़ा एरिया है, कुछ स्पीसीज यहां पर चली गई, कुछ स्पीसीज इधर है। अब इनमें मेल और मुलाकात क्या हुई, कम। अब आप मुझे बताओ, हम लोगों के रिश्तेदारियां जो होती हैं वो सामान्य रूप से कहां पर होती हैं, अपने आसपास की टेरिटरी में करते हैं, है ना। यही देखते हैं यार आपस में कोई संबंध कहीं किसी का हो जाए तो चलो वही संबंध कर दें। फिर अपन कहते हैं कि यार संबंध तो पहले से देखा हुआ था, कहते हैं ना, रिलेशन ऐसे तो करते हैं सामान्य रूप से कि साहब देख लो। ऐसा थोड़ी है, यहाँ की लड़की, यहाँ के उसके पेरेंट्स जापान जाएंगे लड़का देखने के लिए, या जापान की लड़की के लिए लड़का देखने के लिए आएंगे यहाँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी जरूर है, इंडियंस लड़कों के लिए रसिया में जा सकते हैं। रसिया में गर्ल्स का नंबर ज्यादा है। अच्छा, बिहार भी रसिया में फिर भी ठीक है, बिहार तो जाके क्या करोगे, कम से कम रसिया रिच कंट्री तो है, कुछ तो मिलेगा खाने पीने का, काम करने का, पढ़ाई लिखाई का कुछ तो उपयोग हो जाएगा वहां पर। यहाँ क्या करोगे, है हाँ, मैं दूसरे दिन पे अखबार में खबर आ गई, दुल्हन लूट के भाग गई। ये खबरें भी खूब कॉमन आती रहती हैं, जुजनू से ज्यादा आती है ये। झुंझुनू और हरियाणा में समस्या ज्यादा है। तो अगर आप यहां पर देखें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये लंबे टाइम तक, भौगोलिक क्षेत्र तो एक ही है, लेकिन लंबे टाइम तक क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए, ठीक है ना। और इनके बीच में आपस में कोई सामंजस्य नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, ये जो A था वो A1 में परिवर्तित हो गया, ये जो थी वो किस में परिवर्तित हो गई, A2 में। तो इस तरह का जो भौगोलिक क्या नाम है, भौगोलिक सेपरेशन तो था ही नहीं, जियोग्राफिकल कंडीशन तो एक थी, लेकिन लंबे टाइम तक मेल मुलाकात नहीं हुई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी व्यक्ति से रेगुलर मिलते रहते हैं तो रिलेशन डेवलप होते हैं, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद में अगर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं तो रिलेशन खत्म। अब आप देखिए, आपके जो पुराने मित्र थे कितने का अब आपके साथ है, अब नए बनने लगे होंगे आपके। लंगोटिया जो है ना वो तो एक दो ही है, बाकी सब नए डेवलप हो रहे होंगे। ऑब्जर्व कर लो आप खुद ही। सेम थिंग यहां पर भी लागू है, क्या कि भौगोलिक क्षेत्र क्या हो, एक, जियोग्राफिकल कंडीशन सेम। इसके अंदर क्या बताएंगे, पैरापेट्रिक स्पीसीज में लिख लीजिए, जीवों का ऐसा समूह जो भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में, भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो। यहां पर जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। जियोपेट्रिक स्पीसीज का कंसेप्ट क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर, भौगोलिक अवरोध आ गया। और भौगोलिक अवरोध आने के कारण ऐसा सा कोई चित्र बना सकते हैं, याद रह जाएगा, ठीक है ना। अब भौगोलिक क्षेत्र क्या क्या हो सकता है, कोई माउंटेन हो जाए, क्या आ जाए, और कोई रिवर आ जाए, कोई और क्या हो सकता है? हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो जाए, महाद्वीपीय विस्थापन,
महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गई, ये सब चीजें क्या करेंगी, नई जातियां बना देंगी। अब लिखिए सिंपैट्रिक, अरे भैया ये पैरापैट्रिक नहीं है, इसको एलोपैट्रिक करो। हम सॉरी 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 सॉरी, मैं इतनी बड़ी गलती कर गया। एलोपैट्रिक कीजिए, डिफरेंट, एलो का मतलब डिफरेंट, आई एम सॉरी। पैरापैट्रिक तो पैरेलल रूप से डेवलप हो जाती है, समानांतर। एलोपैट्रिक करना, रियली आई एम सॉरी, दिमाग से थोड़ा सा है ना, पैरापैट्रिक लिखा गया, एलोपैट्रिक होगा ये। एलो का मतलब होता है डिफरेंट और सिम का मतलब होता है सेम। और तुम्हारे में से भी कोई नहीं बोला। इतना ब्लाइंड फेथ भी ठीक नहीं है, नहीं नहीं नहीं, देखो कई बार हो जाता है, गलती इंसान से होती है। लिख लीजिए भैया, नेक्स्ट सिबलिंग स्पीसीज। आईएमपी लगा लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। ये मैं जितनी भी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं ना, ये सब परीक्षा में पूछे जाने वाली है। सिबलिंग, सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग लिखिए, सिबलिंग स्पीसीज, सिबलिंग लिखिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए एक बार, ड्रोसोफिला की दो स्पीसीज है, ड्रोसोफिला स्यूडोओप्सकारा। मेलेनोगेस्टर के अलावा दुनिया और भी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ड्रोसोफिला परमिलिस, अगर आप इन दोनों को देखें, दोनों को देखें तो देखने में तो बिल्कुल हूबहू एक जैसी सी दिखती है, परंतु दोनों के बीच में यदि आप मैटिंग करवाएं तो मैटिंग नहीं होगी। इसका मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिफर या रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, कॉल्ड एज सिबलिंग स्पीसीज। लिखिए ऐसी स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनके मेंबर, जिनके जीव, जिनके इंडिविजुअल, जिनके जीव मॉर्फोलॉजिकल तो सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, आकारिकी में समान, बट जेनेटिकली डिफर, आनुवंशिक रूप से भिन्न। ब्रैकेट में लिख लो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, जननिक रूप से पृथकरत हो। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, जननिक रूप से पृथकरत हो। जेनेटिकली डिफर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, क्या कहलाएंगी, सिबलिंग। तो सिबलिंग का मतलब अपनी कहते यार तो सिबलिंग है, एक जैसे से दिखते हैं, एक जैसे से दिखने वाले क्या कहलाते हैं, सिबलिंग। सिबलिंग एक जैसे से दिखते हैं, लेकिन याद क्या रखना है यहां पर आपको, मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, आनुवंशिक रूप से कैसे होता है, असमान। क्लियर। फिर उसके बाद में यहां पर एग्जाम्पल जरूर बताएंगे, लिखेंगे ड्रोसोफिला स्यूडोओप्सकारा, स्यूडोओप्सकारा, एक है ड्रोसोफिला परमिलिस। क्या बताएंगे, ड्रोसोफिला परमिलिस।
बोलिए शूडो ऑब्स्करा, दोबारा बोलो शूडो ऑब्स्करा, बोलिए शूडो, शूडो, दोबारा बोलो शूडो, शूडो, शूडो ऑब्स्करा, ठीक है ना। ओप्स, ओप्स्करा, ओ पी करो, ओप्स्करा है, ओप्स्करा, शूडो ऑब्स्करा, बी लिख दिया ना, ऑब्स्करा। और एक कौन सी है, ड्रोसोफिला परमिलिस। क्लियर, सिबलिंग स्पीसीज की डेफिनेशन समझ में आ गई। पैरापेट्रिक, सिंपेट्रिक, वो पैरापेट्रिक का नाम आ गया, एलोपेट्रिक और सिंपेट्रिक समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। उसके बाद में आगे आइए, स्पीसीज को हम फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा होगा, यहां पर स्पीसीज की बात करें दो प्रकार की, मोनोटिपिक और एक पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक, मोनोटिपिक, पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक और एक बच्चों क्या बताएंगे, पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक और एक क्या बताएंगे, पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक नोट कर लीजिए, मोनोटिपिक के अंदर ऐसी स्पीसीज, मोनोटिपिक इसी के नीचे लिख लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्पीसीज जो आगे सब स्पीसीज में विभाजित नहीं होती, ऐसी स्पीसीज, ऐसी जाति जो आगे उपजाति में विभाजित नहीं होती। विश्व की सबसे गंदी जाति है होमोसेपियंस। सबसे ज्यादा गंदगी अगर नेचर में किसी ने फैलाई है ना, तो वो होमोसेपियंस ही है। चाहे आपस में सामाजिक समरसता की बात कर लो, जो समाज के अंदर भेदभाव किया वो भी किसने किया, कोई ये बेचारे ये तो करते नहीं है, कुत्ता बिल्ली करते हैं क्या, कोई भेदभाव नहीं करते बेचारे, ठीक है ना। देखो आप इनको, और एक अपने देखो समाज में कितनी बुराइयां व्याप्त है, ठीक है ना। जैसे समरसता का भाव, ठीक है ना। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको यहां पर। जैसे आपसे कोई कहे कि क्या नाम है साहब, पानी लाओ, पानी, जल लेकर आ गए, जल तो जल ही कहलाएगा, ठीक है। आपसे कहा कि भैया चीनी लेकर आओ, तो क्या कहलाएगी, चीनी कहलाएगी कि भैया शुगर है। आपसे कहा कि भैया नमक लेकर आओ, आप नमक ही कहलाएगा। वो इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी क्या है, नमक, नींबू, पानी, ठीक है ना, चीनी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। नमक को खाओ कुछ करेगा क्या शरीर में, कुछ नहीं करेगा, बीमारियां फैलाएगा। चीनी को खाओ, वो भी बीमारियां ही फैलाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उस पानी में नींबू, नमक और चीनी सबको मिला दो, तो एक पेय पदार्थ तैयार होता है जिसको बोलते हैं शिकंजी। और ये जो शिकंजी है ना, ये शरीर की समस्त व्याधियों को दूर करता है। कोई रोग होता है ना, उसको दूर करता है। ये शरीर को रिलैक्स बनाता है, शरीर को एनर्जी देता है, ठीक है ना। और अगर अलग अलग है तो आइडेंटिटी कुछ नहीं है उसकी, लेकिन पूरा समाज अगर एक जगह संगठित है तो उसकी समाज की क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं समरसता, समान रस, ठीक है ना। लेकिन सबसे गंदी जाति बन गई है, नहीं लगता आप लोगों को। आप दूसरे जानवरों के साथ में अपने खुद को कंपेयर कर लो कि अपन ज्यादा पढ़े लिखे हैं या वो ज्यादा अच्छे हैं। इंसानियत का धर्म हम तो भूल गए, वो ज्यादा बेटर जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मोनोटिपिक में क्या लिखा, ऐसी जाति जो आगे उपजाति में विभाजित नहीं होती हो। स्पीसीज डू नॉट
फर्दर डिवाइड, आगे डिवाइड नहीं होती। पॉलीटिपिक में क्या लिखेंगे? पॉलीटिपिक में लिखिए स्पीसीज आगे सब स्पीसीज में विभाजित हो जाती है। स्पीसीज आगे सब स्पीसीज में विभाजित हो जाती है। स्पीसीज आगे सब स्पीसीज में विभाजित हो जाती है। स्पीसीज किसमें विभाजित हो जाती है? सब स्पीसीज में विभाजित हो जाती है। मोनोटिपिक का मैं एग्जांपल देता हूं। पहले मोनोटिपिक का एग्जांपल जैसे मैं दूं, फेरी टीमा पोस्थुमा। क्या है ये? क्या बोलेंगे इसको बच्चों? अर्थवर्म। क्या है ये? अर्थवर्म केचुआ। बोलो फेरिटीमा पोस्थुमा। बोलो। इसमें बोलना ज्यादा आपको। क्या बोलेंगे? फेरिटीमा पोस्थुमा, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। बोलो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या बोलेंगे? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। किसको बोलते हैं? कॉकरोच। कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं, पेवो क्रिस्टेटस। पेवो क्रिस्टेटस क्या है हमारा? मोर, पीकॉक, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड पेवो क्रिस्टेटस। तो क्रिस्टेटस का आगे कोई डिवीजन नहीं है। क्रिस्टेटस का आगे कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। आइए बच्चों अब बात करते हैं पॉलीटिपिक। पॉलीटिपिक में क्या देखा? यहां पर तो आपने क्या देखा? स्पीसीज जो है उसका आगे कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। यहां पर स्पीसीज आगे किसमें विभाजित हो गई बच्चों? सब स्पीसीज में विभाजित हो गई। स्पीसीज डिवाइड इनटू सब स्पीसीज। स्पीसीज फर्दर डिवाइड इनटू सब स्पीसीज। किसका क्या बोलेंगे? पॉलीटिपिक। क्या कहेंगे? दोबारा बोलो। पॉलीटिपिक। अब यहीं पर आप लोग एग्जांपल याद रख लीजिए। बोलिए कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। बोलो कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। कॉर्वस 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 इंसोलेंस। ठीक है नहीं? कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। अब बोलिए कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। ये भारत का कौवा है। एक होता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, एक होता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस। ये पाकिस्तान और बर्मा श्रीलंका वाले कौवे हैं। ठीक है ना? तो अपने को यहां पर क्या बताना है? जैसे आप लोग पढ़ते हैं इसी के अंदर जैसे अपना कई जैसे स्पीसीज जिसमें बार बार में वो नाम आ जाते हैं। जैसे तो इसमें क्या लिखेंगे? कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस है। किसको दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रही क्या? अरे यार फिर तो ये मामला ही गड़बड़ जाएगा यार। जाते थे यार, आगे जाओ ना। थे भी कोना में बैठे रहो। कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। कॉर्वस
स्प्लेंडेंस, इंसोलेंस, इंसोलेंस, स्प्लेंडस, स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। फिर आज की कोरवस, स्प्लेंडेंस, प्रोटीगेटस, प्रोटीगेटस। 2 क्लास ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बेजे में पूरी तरह से डालना है इन चीजों को। अब दिख रहा है भैया? खींची सर, खींची जी, ओके कर दे तो ओके है हमारे। अक्षरों की बात की है, बाकी तो क्या है। लिख लिया भी सबने, सब बच्चों ने? अब एक बार मेरे साथ बोल दो, बोलो कॉर्वस, स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, कॉर्वस, स्प्लेंडेंस, इंसोलेंस, कॉर्वस, स्प्लेंडेंस, इंसोलेंस, कॉर्वस, स्प्लेंडेंस, प्रोटीगेटस, कॉर्वस, स्प्लेंडेंस, प्रोटीगेटस, कॉर्वस, स्प्लेंडेंस, इंसोलेंस, कॉर्वस, स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। आप में जो नेट क्वालिफाइड है उनके भी मजे हैं। बताऊं क्यों? कॉलेज एजुकेशन का भी एग्जाम आने वाला है और इनमें भरमार मिलती है इन सवालों की। अभी जब आप पूरी टेस्ट ये पढ़ लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये काश थोड़े टाइम पहले एग्जाम देने से पहले पढ़ लेते सर से। आपको आनंद आ जाएगा इसमें पूरा। कोशिश मैं पूरी करूंगा याद कराने की। और इधर क्या क्या बताया? फेरिटीमा, पोस्थुमा, पेगो क्रिस्टेटस, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। बोलो ऑरिक्टोलेगस, क्यूनिक्यूलस, बोलो ऑरिक्टोलेगस, क्यूनिक्यूलस। क्या होता है जी? खरगोश। क्या? ओरिक्टोलेगस, क्यूनिक्यूलस। जो भैया हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में लिख सकते हैं। ओरिक्टोलेगस, क्यूनिक्यूलस। पर वो स्पीसीज को छोटा कैसे लिखेंगे? जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीसीज का सेकंड लेटर स्मॉल होता है। हिंदी में लिखने वाले कैसे लिखेंगे? कर लिया थे, अंडरलाइन होगी इधर ही। क्या लिखो? ऑरिक्टोलेगस क्यूनिक्यूलस। क्या? अरे मैडम एक बात बताओ, इस क्यूनिक्यूलस का आगे फर्दर डिवीजन हो रहा है? आप परिभाषा क्यों नहीं पढ़ते हो? आप अब आप ही का खुद का नाम ले लो, होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस फ्यूचरलिस। क्या हुआ ये? पॉलिटिपिक। क्या बताया? होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस फ्यूचरलिस, फ्यूचरलिस। अरे ये तो हो गई क्या? होमो तो क्या हो गया? जीनस। ये क्या हो गया आपका? इस सेपियंस स्पीसीज। और ये क्या हो गया? सब स्पीसीज। यहां पर क्या देखा? कोरवस क्या है? जीनस। स्प्लेंडेंस क्या है? स्पीसीज। और ये स्प्लेंडेंस क्या है? सब स्पीसीज। ये कोरवस जीनस,
स्प्लेंडेंस क्या है, स्पीसीज। इंसोलेंस क्या है, यहां पर आप लोग बताएंगे सब स्पीसीज। समझ में आ गया। मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक क्या होते हैं, उनके आगे चलते हैं। आपके लिए मजेदार चीज है, कैरोलस लीनियस खुद का नाम थोड़ी था बेचारे का, उसका नाम तो कार्ल वॉन लिने था। नाम ही उसने तो अपना उस हिसाब से रख लिया, जीनस और स्पीसीज के रूप में, कैरोलस लीनियस है। चले मिटा दो उसको। अब समझ में आ गया ना ये सारा, सब कुछ क्लियर। ये तो लिखिए साहब, सिस्टेमैटिक्स। देखिए सिस्टेमैटिक्स जो वर्ड था वो किसने दिया था, कार्ल वॉन लीने, जो आज के युग का कैरोलस लीनियस है। आज के युग का क्या है, कैरोलस लीनियस। देखो एक चीज तो है, फॉरेनर साइंटिस्ट ने हमारे प्राचीन काल में हमारे लोगों ने खूब काम किया है, लेकिन वर्तमान पीरियड में आपसे कुछ भी कहो, हम लोग कामचोर हो गए, हम फर्जीवाड़े में ज्यादा भरोसा करना लग गए। बाकी अदर कंट्रीज में आप देखो बहुत अच्छा काम किया है। सिस्टेमैटिक्स, देखिए सिस्टेमैटिक्स की बात करेंगे कार्ल वॉन लीने, ठीक है ना। तो सिस्टेमैटिक्स, और एक शब्द आता है न्यू सिस्टेमैटिक्स। न्यू सिस्टेमैटिक्स शब्द किसने दिया, जूलियन हक्सले। किसने दिया है, जूलियन हक्सले। एक शब्द आता है आपका फाइलम। फाइलम शब्द जो है वो किसने दिया, क्यूवियर। फाइलम शब्द जो है वो किसने दिया, क्यूवियर ने दिया। फाइलम वर्ड जो है वो किसने दिया बच्चों, क्यूवियर ने दिया। लिखिएगा। देखिए फाइलम शब्द तो दिया था क्यूवियर ने, और इसकी खोज किसने की थी, हीकल। इसकी खोज किसने की थी, हीकल ने। अर्नेस्ट हीकल का नाम आता है। किसने की थी, हीकल ने। फाइलम शब्द किसने दिया, क्यूवियर ने। न्यू सिस्टेमैटिक शब्द किसने दिया, जूलियन हक्सले ने दिया, ठीक है ना। किसने दिया, जूलियन हक्सले ने। और एक शब्द और आता है डोमेन, कार्ल वूज। डोमेन शब्द कार्ल वूज ने दिया। आपकी 2013 फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का सवाल था डोमेन। परीक्षा में सवाल पूछा था कि क्या नाम है, हायरार्की के क्रम में सबसे पहला टैक्सोन होता है। लोग क्या करके आए, किंगडम, और उससे पहले ऊपर बैठा है डोमेन। कर लिया क्या, लिख लिया डोमेन। फटाफट बोलो, सिस्टेमेटिक शब्द किसने दिया, कार्ल वॉन लीने ने दिया। न्यू सिस्टेमेटिक्स किसने दिया, जूलियन हक्सले ने। फाइलम शब्द खोज तो किसने की, हीकल। नाम किसने दिया, क्यूवियर। नाम किसने दिया, क्यूवियर ने दिया। नाम किसने दिया भाई, क्यूवियर। बराबर ना। अच्छा अदरक वाला है, थैंक यू भाई, आपने तो रोज ही लिया कर दो तन अदरक में लिया दे दीजिए।
जय हो भाई। गले को राहत देने के लिए। डोमेन, डोमेन शब्द किसने दिया? कार्ल वुज ने। फाइलम शब्द की खोज किसने की थी? हीकल। नाम किसने दिया था? क्यूवियर ने। ठीक है ना। न्यू सिस्टमेटिक शब्द किसने दिया? जूलियन। देखिए परीक्षा में कई बार ये सवाल ऐसे ही टपकते हैं। कैसे टपकते हैं एग्जाम के अंदर बच्चों? परीक्षा में पूछा जाता है न्यू सिस्टमेटिक शब्द दिया, कैरोलस लीनियस, जूलियन हक्सले, क्यूवियर, हीकल, ऐसे नाम आ गए तो अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा किसने दिया? जूलियन हक्सले ने दिया। क्या दिया? न्यू सिस्टमेटिक शब्द। और क्या नाम है? फाइलम शब्द किसने दिया? क्यूवियर ने। खोज किसने की थी? हीकल ने। ठीक है ना। फाइलम वर्ड कॉइंड, कॉइंड का मतलब था खोज करना, सबसे पहले बताना। ठीक है ना। और नाम कोई दे दे तो क्या बोलेंगे? क्यूवियर ने दिया। और डोमेन, डोमेन के बारे में किसने बताया? अब देखिए अगर हम देखें सबसे पहले आता है डोमेन। क्या आता है बच्चों? डोमेन। डोमेन के बाद में क्या आता है? एनिमल किंगडम। क्या आता है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बाद में बच्चों क्या आता है? फाइलम। फाइलम के बाद में सब फाइलम भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? सब फाइलम। क्लास, क्लास के ऊपर सुपर क्लास भी हो सकती है, सब क्लास भी हो सकती है, पर अपन तो क्लास ही लिख लेते हैं। क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, और अगर आ जाए तो सब स्पीसीज। ये तरीका होता है लिखने का। तिरछे रूप में लिखा जाता है। सबसे बड़ा क्या होगा? डोमेन। डोमेन से छोटा क्या होगा? लिख डालो, फटाफट लिख डालो। अरे मैडम चाहो तो फैमिली, प्लांट में ज्यादा फैमिली का काम रहता है, आप चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली भी डाल देते हैं बीच में, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है। जूलॉजी वाले फैमिली से थोड़ा दूर ही रहते हैं। फैमिली अपनी ठीक रहती है किसमें? बॉटनी में। लिख लिया क्या? लिखिए साहब। स्टोरिया प्लांटेरम, स्टोरिया एनिमेलिया, स्टोरिया एनिमेलिया, ये पुस्तक है कुछ, ये कुछ बुक्स है। स्टोरिया एनिमेलिया किसने लिखा? अरस्तु दादाजी। स्टोरिया एनिमेलिया के बाद में ये तो अपने अड़पड़ दादाजी हो सकते हैं। स्टोरिया प्लांटेरम, स्टोरिया प्लांटेरम ये किसने लिखी? थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस जो कि फादर ऑफ बॉटनी है। अरस्तु क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के पापा जी है ना। थियोफ्रेस्टस क्या है? फादर ऑफ बॉटनी। हाँ मैडम, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? ये मैडम बताएंगे अपने। बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी के पापा है अरस्तु, तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस किसने दिया था बच्चों? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने क्या दिया? बायोलॉजी शब्द दिया। अभी टेंशन मत लो, अभी मैं याद करा दूंगा ये। फिर एक किताब और थी, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी ये किताब किसने लिखी थी? कैरोलस लीनियस ने। क्रिटिका बॉटनिका
बॉटेनिका, ये किताब भी किसने लिखी? कैरोलस लीनियस ने। कुछ जगह पर अरस्तु भी बताते हैं, लेकिन ये तो बाद में लिखी हुई है, क्रिटिका बॉटनिका, कैरोलस लीनियस। चलिए जी आगे, किताबों के नाम एक बार बोल लीजिए, बोले स्टोरिया एनिमेलिया, स्टोरिया एनिमेलिया, बोलो स्टोरिया एनिमेलिया, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। किसने लिखी? स्टोरिया प्लांटेरम। देखो नाम से पता लग रहा है प्लांटेरम, तो प्लांटेरम प्लांट के पापा जी कौन थे? थियोफ्रेस्टस। एनिमेलिया जूलॉजी के पापा कौन थे? याद हो जाएगा, और स्टोरिया लगा दो। स्टोरिया एनिमेलिया, स्टोरिया प्लांटेरम, और क्या बताएंगे? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी किसने बताई जी? कैरोलस लीनियस। किसने बताया? कैरोलस लीनियस। किसने? सिस्टेमा नेचुरी। इसी तरह से क्रिटिका बॉटनिका, क्रिटिका बोलो, क्रिटिका, क्रिटिका बॉटनिका, क्रिटिका बॉटनिका, दोबारा बोलो, फटाफट बोलो, क्रिटिका बॉटनिका, बोले क्रिटिका बॉटनिका। स्टोरिया प्लांटेरम, बोले स्टोरिया प्लांटेरम। स्टोरिया एनिमेलिया, 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 स्टोरिया एनिमेलिया के पापा कौन है? किसने लिखी किताब? अरस्तु ने। पापा क्या है? किसने लिखी? अरस्तु ने। और स्टोरिया एनिमेलिया किसने? अरस्तु ने। स्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखा? थियोफ्रेस्टस ने। किसने लिखा बच्चों? थियोफ्रेस्टस ने। फिर इसी तरह से आप लोग बताएंगे सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी किसने बताया? कैरोलस लीनियस ने। और क्रिटिका बॉटनिका ये किसने बताई? आपकी कैरोलस लीनियस ने। ठीक है। फिर इसी तरह से यहां पर आप लोग इन किताबों के नाम, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। बोलो, दोबारा बोलिए, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ऐसे लगता है कोई फ्यूज वाला हो जाता है। रोटी वोटी नहीं खाते क्या? नहीं खाते? दोबारा बोलो। आइए साहब, अब और रॉबर्ट हुक भी थे कि उन्होंने किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया, वो उसमें पढ़ेंगे जब सेल पढ़। देखिए एक चीज आपको बताता हूं, एनिमल टैक्सोनॉमी जब भी पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होता है कि फाइलम के जो मेंबर हैं कहां पाए जाते हैं, कैसा आवास है, कैसा स्वभाव है, उनका बाह्य आकारिकी कैसी है। फिर पढ़ते हैं उनका एंडोस्केलेटन, फिर पढ़ते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है ना, उनका जो आपका परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र। ऐसे इनमें डिवाइड करके चीजों को पढ़ोगे ना, और फिर कंपैरिजन करो, इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है, इसमें ये है, उसमें वो है। हम कंपैरिजन नहीं करते क्या? है उसके घर में तो क्या नाम है 55 इंची टीवी है, तो अपने घर में 75 आना चाहिए। इससे कंपैरिजन, ये तो कंपैरिजन ही तो है, तो कंपैरिजन ही करेंगे हम यहाँ, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग कंपैरिजन करके किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। अब लिखेंगे यहां पर नोमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण में सबसे पहले पढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति जो है वो किसने दी जी? गैस्पर्ड ब्रॉहिड ने। सबसे पहले द्विनाम पद्धति, ये ज्यादातर बच्चे कैरोलस लीनियस करते हैं, याद रखेंगे। द्विनाम पद्धति शब्द किसने दिया था? गैस्पर्ड ब्रॉहिड ने। और इसके जनक, फादर कौन है इसके? जनक। जनक की बात आते ही आता है कैरोलस लीनियस। पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी, किताब का नाम था बच्चों
सिस्टेमा नेचुरी, और इसका जो 10th एडिशन था, कौन सा एडिशन इसका, इसके 10th एडिशन के अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का उल्लेख किया है। 10वां जो एडिशन था। नोमेनक्लेचर में हम दो चीजें पढ़ लेते हैं वैसे। एक तो पढ़ते हैं आपका बाई नोमियल नोमेनक्लेचर, एक पढ़ते हैं ट्राई नोमियल नोमेनक्लेचर, त्रिनाम पद्धति। और त्रिनाम पद्धति जो है वो भैया स्ट्रीकलैंड एवं हक्सले ने दी थी। अभी पढ़ाई था ना त्रिनाम पद्धति, कैरोलस, अभी वो कैरोलस का नाम आ गया, होमो सेपियंस सेपियंस। अभी फसलों पर 2 दिन में देखो ठंड का कितना खतरनाक प्रभाव हुआ है, फसलें उजड़ गई। क्या हुआ, ठंडी तेज हवा, तो एक तो वायु के वेग में ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, और अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चले तो क्या होगा, स्टोमेटा ही बंद हो जाएंगे और पौधे पूरे श्रिंक हो गए। लिख लिया सबने। अब देखिए हम बिंदुवार बात करते हैं कि भैया इसमें क्या क्या कंसेप्ट है। एक नाम को पकड़ लेते हैं, एक नाम को पकड़कर फिर सारे नाम बना देते हैं, फिर इसके रूल्स बना देते हैं। हेडिंग लगा लीजिए रूल्स, इसके नियम क्या है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं जैसे फेरी टीमा पोस थूमा। आपका मन हो तो ये ले लो, आपका मन हो तो राना टिग्रीना। देखा है क्या, कहाँ देखा है, नहीं कहाँ पानी में है, हाँ मैं मेंढे की पूछ रहा हूँ, देखा है क्या, क्या 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 है इसमें राना टिग्रीना में, कैसे पहचानते ये राना टिग्रीना है। भैंस गई पानी में, है ना, क्या क्या पाए जाते हैं, मेल में। अच्छा नहीं, बाहर से दूर से देख के कैसे बताओगे कि ये राना टिग्रीना है, ब्यूफो है, पाइपा है, एलाइटस है। राना टिग्रीना आप लोग जो देखते हो ज्यादातर वो देखते हो टोड, जिसको कहते हो कि है फ्रॉग, देखते हो टोड बताते हो फ्रॉग, है ना। टोड वो होता है ब्यूफो, और आपका राना टिग्रीना जो है उसके सेंटर के अंदर एक येलो कलर की लाइन दिखाई देती है। अब और उसकी स्किन कैसी होती है, स्मूथ, जबकि टोड की स्किन होती है खुरदरी। टोड की आई के जस्ट पीछे पैरोटिड ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड में परिवर्तित हो जाती है। कभी भी गलती से टोड को हाथ में मत पकड़ना, उसकी जो पॉइजन ग्लैंड है
उनसे आप मरेंगे नहीं, घायल भी नहीं होंगे, बेहोश भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, पर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी कोज कर सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज दिमाग में रखना। येलो कलर की लाइन दिखाई देती है, ठीक है ना, बिल्कुल लाइट येलो कलर की, और जो ग्रीन कलर को यूं सेपरेट करती है बीच में, और साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं इसको, ठीक है ना। देखे हैं डोर चटचटे मेंढक मेंढक क्या है, ठीक है ना, क्या बताएंगे, राणा टिकरीना, ठीक है ना। और सिलेक्शन कराओ, उसके बाद में आप लोगों को प्रोफेसर के शर्मा साहब से मिलाते हैं, वो अलग अलग आपको फ्रॉग की वैरायटी बताएंगे। एक बार डिस्कवरी की थी माइक्रोहाइला ओरेनेटा, वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्रॉग, स्मॉलेस्ट फ्रॉग ऑफ वर्ल्ड, माइक्रोहाइला ओरेनेटा, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रोफेसर के शर्मा साहब ने ऑब्जर्व किया था, उसको पकड़ के हम लाए थे, हमें तो समझ में नहीं आया क्या है, स्टूडेंट ही थे, क्या पता लगे क्या है, हमें तो ये लगा कि वो हमारी फैलेंजेस से भी छोटा फ्रॉग था, ठीक है ना। फिर सर ने देखा, उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद में साहब जो बताएगा वही फादर कहलाता है उसका। तो हमारे राजस्थान के अंदर तो भैया माइक्रोहाइला ओरेनेटा के फादर गुरुदेव ही हमारे, उन्होंने बताया उसको माइक्रोहाइला ओरेनेटा, ठीक है ना। तो सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन के अंदर इनका वो किया हुआ है। अब देखिए फेरिटिमा पोस्थुमा, देखिए अब लिखो, किसी भी जीव का नामकरण 2 पदों में किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण 2 स्टेप में करेंगे। किसी भी जीव का नामकरण जो है वो हम क्या करेंगे, 2 स्टेप के अंदर करेंगे। 2 स्टेप कौन कौन सी, एक तो आप लोग बताएंगे फेरेटिमा पोस्थुमा, मतलब जीनस, और एक क्या बताएंगे बच्चों, स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। फेरेटिमा पोस्थुमा, जीनस और क्या करेंगे, स्पीसीज। फेरिटिमा पोस्थुमा लिख लिया। अब दूसरा रूल लिखो, जीनस का फर्स्ट लेटर, जीनस का फर्स्ट लेटर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जीनस का फर्स्ट लेटर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जबकि स्पीसीज का फर्स्ट लेटर, जबकि स्पीसीज का फर्स्ट लेटर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। किसमें लिखेंगे, इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अच्छा, कोई भी जूलॉजी का नाम हो, चाहे बॉटनी का नाम हो, बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, कौन सी भाषा यूज करेंगे, लैटिन भाषा। लिखिए, नॉमेनक्लेचर लैटिन भाषा में किया जाता है। नॉमेनक्लेचर लैटिन भाषा में किया जाता है। किसमें किया जाता है, लैटिन भाषा में किया जाता है। फिर लिखिए, जीव का नामकरण करने के पश्चात, जीव का नामकरण करने के पश्चात, जीव का नामकरण करने के पश्चात ब्रैकेट में वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं। कोष्टक में वैज्ञानिक का नाम या साइंटिस्ट का नाम का उल्लेख कर देते हैं। फिर लिखिए,
नोमेनक्लेचर इटैलिक व्यू में किया जाता है। इटैलिक व्यू, इटैलिक व्यू नामकरण तिरछे रूप में किया जाता है। नामकरण तिरछे रूप में लिखा जाता है। नामकरण किसमें लिखा जाता है? इटैलिक व्यू। इटैलिक तिरछी अंग्रेजी, इटैलिक व्यू लिख लिया। फिर लिखेंगे इसी में लिखो, इंडियंस नोमेनक्लेचर करते समय अंडरलाइन कर देते हैं। हम तिरछा नहीं लिखते, हम क्या करते हैं? लाइन खींच देते हैं। ये खींच दी ना लाइन, राना टिग्रीना, ऐसे लाइन खींच देते हैं, रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइंड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। लिख लिया बच्चों सबने? ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए फेराटिवा पोस्टुमा या राना टिग्रीना, इसका नाम जैसे लीनियस नहीं दिया तो मैं क्या लिख दूंगा ब्रैकेट में? LINN डॉट। इसका मतलब ये लीनियस नहीं दिया। ये नाम भी किसने दिया? जैसे लीनियस ने दिया, ऐसे LINN। ठीक है ना। कभी भविष्य में आप कोई नाम दो तो आप ब्रैकेट में अपना भी नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है कि लीनियस का नाम मिटा के अपना लिख लो, ऐसा मत करना, ठीक है ना। आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है सारी? ठीक है ना। बहुत स्लो, बिल्कुल स्पीड गेंद आ रही है अभी आपके पास में, ठीक है ना। धीरे धीरे गुगली थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। आ रहा है सबको समझ में अच्छे से, है ना। फिर लिखेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, त्रिनाम पद्धति। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, त्रिनाम पद्धति। क्या बताएंगे बच्चों? त्रिनाम पद्धति, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें त्रिनाम पद्धति की, तो यहां पर नोमेनक्लेचर जो है वो 3 स्टेप्स में करते हैं। कितने पदों में? 3 पदों में। यहां पर प्रथम पद क्या होगा? वंश। द्वितीय पद क्या होगा? जाति। और बच्चों तृतीय पद उप जाति, सब स्पीसीज, स्पीसीज और जीनस। जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। लिख लिया? अब एग्जाम्पल लिखिए। कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेटस। कोरवस बच्चों क्या है? जीनस। स्प्लेंडेंस क्या है? स्पीसीज। प्रोटीगेटस क्या है? सब स्पीसीज। जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। क्लियर सबको? हाँ जी, सबको समझ में आ गया क्या है? क्लियर? अच्छे से चले आगे। आओ, मिटा दूंगे इसको। हो गया भैया? और भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, लिख सकते हो। होमो सेपियंस, सेपियंस, गजेला गजेला गजेला। खजला खजला मत कर देना। वही खाते ना चावल के बने हुए जो खाते तल के, खाएं क्या? नहीं खाएं क्या?
तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कि नाम ही पहली बार सुना है। अरे वो फूंकली नहीं आती क्या, पीली पीली जिनको तलते हैं उनको भाई हमारी साइड में तो खजला कहते थे। जब छोटे होते थे तो वही खाया खाते थे। हमें तो आज भी याद आती है वो हमारी बड़बूजन माँ की, जो खजले और एक वो क्या कहते हैं उसको, गुड़ की चक्की बनाती थी। हाँ, अरे क्या कि गज्जक हो, अब गज्जक कह दो। वो पहले हम दोस्त को गुड़ की चक्की कहते थे, केवल गुड़ ही होता था, पेवर और कुछ नहीं होता था। उसमें वो मीठा मीठा सोडा डाल के वो बड़ी शानदार लगती थी, कुरकुरी होती थी वो। बड़े शौक से खाते थे, अच्छा लगता था। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये साहब आपके क्या हो गए, नामकरण। नामकरण के बाद में अब आप लोग आगे आ जाइए। अब लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। द्विजगत परिकल्पना, त्रिजगत, चतुर्थ जगत, ठीक है ना, पंच जगत और षष्ठ जगत। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये भैया किसने दिया था? हमारे तो फिर वही सरदादा जी याद आते हैं, अरस्तु। इन्होंने क्या बनाया? एक तो बनाया भैया प्लांटी और एक ग्रुप क्या बना दिया, एनिमेलिया। किसने? अरस्तु ने। लिख डालो फटाफट। हो गया क्या? अब आगे साहब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हीकल। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया? हीकल ने। अब देखो बच्चों इधर ध्यान दीजिए, दो चीजें तो यूं की यूं लिखो। क्या क्या? प्लांटी और क्या लिखेंगे? एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया। और एक इसमें अब आप क्या जोड़ देंगे? प्रोटिस्टा। क्या जोड़ देंगे? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। अब बच्चों फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब चार किंगडम। चार किंगडम की बात करेंगे। चार किंगडम। अब तीन कौन कौन से आ गए? प्रोटिस्टा, प्लांटी और क्या आ गया? एनिमेलिया। एक और जोड़ दो, मोनेरा। मोनेरा किसने बताया? कोपलैंड। कोपलैंड ने दिया। ये बच्चों किसने दिया? हीकल ने दिया। ये किसने दिया? कोपलैंड। हो गया? चलो जी इसी में डाल दो एक और, इसी में कर दूं क्या? लास्ट वाले में टू किंगडम। ये अब क्या कर दे? इसको कर देते हैं फोर
की जगह पर 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? RH वीटेकर ने। RH वीटेकर कब दिया था? कब दिया भी बताओ? दिया 1969 होगा, 69 है शायद, देखिए एक मिनट, मैं भी कंफ्यूज हो गया। नाइनटीन 69 है, 1969, 1972 में। ये क्या सनवन वैसे याद नहीं रहते, भूल जाते इनको। तो इन्होंने एक और जोड़ दिया, क्या जोड़ा इन्होंने? फंजाई। तो कितने हो गए? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? चलो एक बार लिख लो, फिर याद करा देते इनको। पढ़ना वैसे अपने को ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है। चले भाई आगे, चलो देखते। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अरस्तु ने। क्या क्या बनाया? सबसे पहले भाई प्लांट और एनिमल 2 ही बनाए, फिर उसके बाद में किसको जोड़ दिया? प्रोटिस्टा को। बाद में कौन जुड़ा? मोनेरा। फिर कौन जुड़ा? अच्छा बताते चलो। सबसे पहले तो था पीए, पीए के साथ में कौन जुड़ा? एक पी और आ गया, तो क्या बन गया भैया? पाप। फिर कौन आ गया? एम जुड़ा, तो क्या हो गया? महापाप। क्या हो गया? महापाप। तो एम का मतलब, पी का मतलब, ए का मतलब, क्लियर? ठीक है ना? तो आज इतना ही कराएंगे।